नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और जब हम बात करेंगे शहर शहर सांस जहर। हर सांस के साथ लोगों का जीवन कम कर रहे वायु प्रदूषण को लेकर आखिर विधायिका और कार्यपालिका गंभीर क्यों नहीं हो पा रहे हैं। विभिन्न राज्यों सहित केंद्र सरकार लोगों को जीवन को खुशहाल बनाने के लिए लाख दावे करे, लेकिन उनकी सांसों पर प्रदूषण रूपी पड़ रहे डाके को रोकने के प्रति गंभीर नहीं हुआ जा रहा है। यही कारण है कि सर्वोच्च अदालत को देश की राजधानी में प्रदूषण के चलते बन रही लॉकडाउन की स्थिति पर आगे बढ़कर गंभीर रूप इख्तियार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा, जिसे वोटों के सौदागरों की असफलता ठहराना शायद गलत नहीं ठहराया जा सकता। वायु प्रदूषण की यह समस्या दिल्ली ही नहीं, छोटे बड़े तमाम शहरों में सुरसा के मुख की तरह लगातार विकराल रूप लेती जा रही है। भाग्यशाली हैं दिल्ली के बाशिंदे जो उनके शहर में ही देश की सुप्रीम अदालत में फैसले गढ़ने वाले न्यायमूर्ति भी निवास करते हैं। जी हाँ, वजह कुछ भी हो, लेकिन यह सच है कि वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की संयुक्त बेंच ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा है कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 300 से 400 के बीच पहुंचने के बाद भी स्टेज 3 की पाबंदियों को समय पर क्यों नहीं लागू किया गया। आखिर इनमें 3 दिन का विलंब क्यों हुआ लागू। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप हमें गाइडलाइन बताएं। शर्मनाक बात यह है कि केंद्र सरकार ने कोर्ट में स्वीकार किया है कि अब स्टेज 4 की पाबंदियां लागू करने की जरूरत है, जिस पर कोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार इसे कैसे लागू करेगी, हमें बताएं। साथ ही हिदायत दी कि आप हमारी इजाजत के बगैर स्टेज 4 से नीचे नहीं आएंगे, भले ही AQI 300 से नीचे ही क्यों ना आ जाए। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि एमिकस क्यूरी न्याय मित्र सीनियर एडवोकेट अपारजिता सिंह ने अपील करते हुए दिल्ली में मौजूदा समय प्रदूषण की भयावह स्थिति को देखते हुए तत्काल सुनवाई की मांग रखी थी। 14 नवंबर को न्याय मित्र ने आरोप लगाया था कि प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ भी नहीं किया। हालात गंभीर हैं। वास्तव में वायु प्रदूषण की समस्या दिल्ली तक सीमित न रहकर समूचे NCR को अपनी जद में ले चुका है। इसलिए दिल्ली NCR क्षेत्र के प्रदूषण प्रबंधन को लेकर MC मेहता ने भी याचिका दायर कर रखी है, जिसमें NCR में शामिल अलग अलग राज्यों के इलाकों में वाहनों के धुएं सहित पराली जलाने के पनपने वाले प्रदूषण को भी शामिल रखा गया है। इस पर कोर्ट ने 14 नवंबर को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM से पूछा था कि एयर क्वालिटी की सीवियर कैटेगरी में पहुंचने से पहले एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए गए। इसमें पहले कोर्ट ने स्वच्छ वातावरण में रहना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार बताते हुए दिल्ली सरकार को यह तय करने को कहा था कि समस्या से निपटने के लिए पूरे साल के लिए पटाखों की बिक्री बैन की जाए। दिल्ली NCR ही नहीं, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी वायु प्रदूषण का संकट गहराता जा रहा है, जिससे प्रत्येक सांस के साथ प्राण वायु में घुली जहरीली गैसें सभी का जीवन कम कर रही हैं। धरती को सिंचित करते हुए सस्य श्यामला बनाने वाली जीवनदायिनी गंगा और यमुना नदियों के प्रवाह वाले यूपी के संबंध में रिपोर्टर्स बताते हैं कि वर्तमान में प्रदूषण लोगों के जीवन को 8.6 साल कम कर रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि संयुक्त प्रयासों का अभाव जीवन प्रत्याशा में गिरावट का सिलसिला जारी रखकर आयु सीमा को कम करता रहेगा। निरंतरता से वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने की कोशिशें न जारी रखना वास्तव में से लाइलाज बना रखा है। इसके लिए जितना जरूरी ग्रीन एनर्जी सहित वाहनों के इस्तेमाल के साथ साथ पर्यावरण संतुलित बनाने के लिए ग्रीनरी बढ़ाने को भी मूल मंत्र के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। आजादी के बाद वन क्षेत्र में आई जबरदस्त कमी की भरपाई किए बिना लक्ष्य प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है। इसलिए सरकारों सहित
अफसरशाही को आंकड़ों की बाजीगरी छोड़कर हर साल लगाए जाने वाले करोड़ों अरबों पौधों को वृक्ष के रूप में विकसित करने की संकल्पबद्धता लेनी होगी। साथ ही देश को आर्थिक संपन्नता की ओर ले जाने उद्यमियों व कारोबारियों सहित आम लोगों को भी भागीदारी बनना होगा। इसके लिए सभी को मिलकर धरती को सजाने संवारने के महायज्ञ में पौधेरोपण और आरक्षण के प्रति गंभीर ही होना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसी पर हम चर्चा करें। हमारे साथ दीपक राणा संवाददाता दिल्ली, अशोक द्विवेदी संवाददाता नोएडा, देवानंद वर्मा संवाददाता गाजियाबाद और राजू शर्मा मेरठ से जुड़ चुके हैं। तो आपको बता दें AQI 400 के पार पहुंचने पर ग्रैप GRAP लगाया जाता है। हवा के प्रदूषण स्तर की जांच करने के लिए इसे 4 कैटेगरी में बांटा गया। हर स्तर के लिए पैमाने और उपाय तय हैं। इस ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि GRAP कहते हैं, इसकी 4 कैटेगरी के तहत सरकार पाबंदियां लगाती है और प्रदूषण कम करने के उपाय जारी करती है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। - 301 से 500 के बीच अगर है तो वो गंभीर स्थिति है। 0 से 50 तक अच्छा, संतोषजनक होता है 51 से 100, मध्यम 101 से 150, खराब में 151 से 200, बहुत खराब 201 से 300, गंभीर विषय 301 से 500। ग्रैब बोलते हैं आने वाले 8 नियम। ट्रकों की एंट्री बैन रहेगी। जरूरी चीज़ों और सेवाओं देने वाले ट्रकों पर प्रतिबंध नहीं। सभी LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और BS6 की डीजल ट्रकों की एंट्री हो सकेगी। इनके अलावा दिल्ली के बाहर से आने वाली SLV गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी। जरूरी चीज़ों और सेवाओं देने वाली गाड़ियों पर नियम लागू नहीं होगा। BS4 DG तुरु से चलने वाले मीडियम और हैवी गुड्स व्हीकल पर सख्त प्रतिबंध। कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियों पर रोक रहेगी। इसमें राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पाइपलाइन, दूरसंचार जैसे प्रोजेक्ट पर बैन भी शामिल है। राज्य सरकार 6ठी से 9वीं और 11वीं के ऑनलाइन क्लासेस चला सकती है। NCR राज्य सरकारें सार्वजनिक निगम और निजी दफ्तरों में से 50% क्षमता के साथ घरों से काम करने के लिए छूट दे सकती हैं। और फिर से हमारे संवाददाता अलग अलग शहर से जुड़े हुए हमारे साथ। दीपक राणा दिल्ली से हैं, अशोक द्विवेदी नोएडा से, देवानंद वर्मा गाजियाबाद और राजू शर्मा मेरठ से हैं। सबसे पहले हम दीपक राणा का रुख करेंगे। दीपक, अगर बात की जाए तो राजधानी दिल्ली बिल्कुल गैस चैम्बर हो चुका है। क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं और आप जितने भी साथी हमारे रिपोर्टर्स खड़े हैं उनके पीछे की जो स्थिति है वो साफ देखी जा सकती है कि किस तरीके से जो पॉल्यूशन है वो कितने एग्रेसिव मोड पर है कि वहाँ पर जैसे लग रहा है धुंध और कोहरा दिख रहा है। लेकिन दीपक, राजधानी दिल्ली अब गैस चैम्बर बन चुका है, ऐसा लोग कह रहे हैं। जी विशाल, हम आपको बता दें कि ये इससे पहले भी जो है लगातार AQI लेवल हमेशा दिल्ली में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इससे पहले भी जब से दिल्ली सरकार, आप सरकार यहाँ पर है, 10 सालों में जो उसने बोला था कि प्रदूषण को कम करेगी, लेकिन उस तरीके का कोई भी उपाय करते हुए यहाँ की सरकार या जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और लगातार जो है AQI लेवल 300 से बढ़कर कभी 400, कभी 500, कभी 600 लगातार बढ़ ही रहा है। इसके चक्कर में जो यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, उनको काफी हद तक काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार उनकी आंखों में जलन और सांस लेने में समस्याओं जैसी जो दिक्कतें हैं उनको सामने आ रही हैं। और इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं जो है बुजुर्गों जो है घर से निकलना बंद कर दिया और बच्चे भी जो है जिस तरीके से वहां से निकलना बंद हो गए हैं।
आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही दीपक। दीपक आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, हम जरूर करेंगे हमारे साथ। अशोक द्विवेदी हैं नोएडा से। अशोक, अगर बात की जाए तो एनसीआर के सारे स्कूलों को बंद करने की बात आ गई है सामने, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरीके से कुछ गलतियां हम लोगों से भी होती हैं इस पॉल्यूशन में, जितना जिम्मेदार हम सबको कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं, आम जनता भी जिम्मेदार है इसकी? अशोक, अशोक सुन पा रहे हैं आप हमें? अशोक, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभिषेक, बिल्कुल। अगर बात हम करें तो जिस तरीके से एनसीआर के जो आसपास के रीजन है वहाँ पर खूब पॉल्यूशन देखा जा रहा है, बिल्कुल धुंध लग रही, लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप क्या लगता है कि इसके लिए सिर्फ कुछ लोग जिम्मेदार हैं, हम जैसे लोग भी हैं जो जिम्मेदारी इसकी लेंगे कि भाई हमारी गलतियां, सरकार के मना करने के बाद भी हम पराली जला रहे हैं, हम कूड़ा अभी भी जला रहे हैं, हम पटाखे फोड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं? अशोक, बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं, दिवाली में जो पटाखे फोड़े गए थे उसके बाद से लगातार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। और पोल्यूशन की आज भी जो एक्यूआई लेवल है वो लगभग 400 पार है। आप देख सकते हैं पीछे रोड पे जो धुंध है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं ठंड भी शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर के कुछ कोहरा भी है और कुछ पोल्यूशन है, जिसको लोगों को पहचानने में मुश्किल हो रही है। यहाँ तक लोगों को घर से निकलने में भी खासा दिक्कतें हो रही है, जबकि प्रशासन के द्वारा लोगों को सुझाव भी दिया जा रहा है कि आप चश्मा लगाएं और मास्क लगाएं, जिसको लेकर के बाहर निकले, घर से कम बाहर निकलें, जिसको लेकर के काफी सावधानियां बरतने के लिए प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट किया गया। वहीं मैं आपको बता दूं, आज नोएडा डीएम का भी अनाउंस हुआ है, जो कक्षा 1 से और 5 तक के स्कूलें भी बंद कर दी गई। छोटे बच्चों को घर से निकलने में काफी खासा दिक्कतें हो रही है, जिसको लेकर के प्रशासन तो जिम्मेदार है ही है, कहीं ना कहीं प्रशासन की एक नाकाम कोशिश है, जिसको लेकर के छिड़काव कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पोल्यूशन पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। बिल्कुल। अब जरा मेरठ के पास चलेंगे, राजू शर्मा हमारे साथ। राजू, मेरठ की क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए विशाल, मेरठ की भी स्थिति जो है नोएडा और दिल्ली की तरह ही है। जैसे नोएडा और दिल्ली में जो प्रशासन है वो अपने ऑफिसों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, वही स्थिति मेरठ में भी है। मेरठ के जो अधिकारी है सिर्फ फाइलों में दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, जो धरातल पर काम करना चाहिए, जो छिड़काव होना चाहिए, जो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उसे कम करने के लिए, वो अभी शुरू नहीं हुआ है। हालांकि जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है मेरठ में, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में जो समस्या है वो भी उत्पन्न हो रही है, और जो बच्चियों का जो सिलसिला है अस्पतालों में पहुंचने का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अधिकारी ऑफिसों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है कि वो सड़कों पर निकले, जाने कि आखिर प्रदूषण कैसे कम किया जा सके, लोगों को जागरूक करे, और जो बड़े बड़े जो उद्योग चल रहे हैं, जो धुआं फेंक रहे हैं, उन पर रोक लगाने का काम करें। निर्माण चल रहे हैं उन पर रोक, निर्माण बन रहा है, निर्माण सामग्री के जो विक्रेता है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन ये तमाम जो कार्रवाई है वो करने की बजाय अधिकारी अपने ऑफिसों से बाहर नहीं निकलने के लिए तैयार है, यही सब में हाथ फेंक रहे हैं अपने ऑफिसों में बैठकर, और आम जनता जो है वो सड़कों पर परेशान है प्रदूषण की वजह से। उन्हें सांस लेने में भी बड़ी दिक्कत आ रही है। अस्पतालों में भी जो मरीजों का सिलसिला है बढ़ने का वो लगातार जारी है। अस्पतालों में भी जो भीड़ है वो शुरू हो गई है पोल्यूशन की वजह से बीमारियों की। तो कहीं ना कहीं मेरठ का जो प्रशासन है वो कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, सड़कों पर उतरने के लिए तैयार नहीं है धरातल पर, ताकि जो प्रदूषण है उसे कम किया जा सके। ऐसा कोई भी अधिकारी अभी नजर नहीं आया, ना ही कहीं भी सड़कों पर छिड़काव किया गया है। लगातार जो प्रदूषण का बढ़ने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज तो पूरे देवता ने भी सुबह से दर्शन नहीं दिए, सुबह से जो धुंध है, कोहरा है, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। पोल्यूशन की वजह से जो धुंध की जो चादर है वो छाई हुई है। हम मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पीछे की जो तस्वीर है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, वाइट वाइट दिख रहा है। यही हाल पूरे जिले का है। पूरे जिले में प्रदूषण की वजह से आम जनता
परेशान है, लेकिन अधिकारी अभी कोई भी सोच लेने के लिए तैयार नहीं। हो सकता है कि उन्हें लखनऊ से अभी शासन से कोई ऐसा आदेश ना दिया गया हो कि आप प्रदूषण कम करिए, इसलिए वो ऑफिसों से निकलने की अभी सोच भी नहीं रहे हैं। फिलहाल आम जनता पोल्यूशन की जो समस्या है उसे झेलने के लिए मजबूर नजर आ रही है। विशाल, बिल्कुल, देवानंद के पास चलेंगे। देवानंद, अगर बात की जाए, गाजियाबाद भी अछूता नहीं है इस पॉल्यूशन की मार से। वहाँ पर भी लोगों की आंखों में जलन हो रही है, बच्चे हैं जो उन पर शिकायत आ रही है, उनकी तबीयतें बिगड़ रही हैं, जो फेफड़े के मरीज हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं फेलियर भी है कि गाजियाबाद का, वो दिल्ली नोएडा हर साल देखते हैं, तो गाजियाबाद को तो कम से कम अपने आप को थोड़ा सिक्योर करना चाहिए, नगर निगम को। देवानंद, आप सही कह रहे हैं। इसमें जो है नगर निगम की अच्छी खासी जो है देखा जाए तो लापरवाही जो है नजर आ रही है। अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो AQI लेवल जो है गाजियाबाद में इस वक्त जो है 442 पार, मतलब 400 से 500 के आसपास पहुंच चुका है। और अगर हम इसको माप में लें तो ये बहुत ज्यादा जहरीला, बहुत ज्यादा दुखदायी होता है आम पब्लिक के लिए। इसमें हम भी अगर देखें तो हमें भी आंखों में जलन हो रही है, हमें भी सांस लेने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें प्रशासन को जो है सख्त होना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर गाजियाबाद में देखा जाए आज से 3 से 4 दिन पहले जो है ग्रैप ही लागू करा था, और आज स्थिति इतनी ज्यादा खराब आ गई है कि ग्रैप 4 लागू करना पड़ रहा है। अब देखते हैं आगे प्रशासन जो है कितना सख्त कार्रवाई करती है, क्या है इनका कहना। बिल्कुल। और अब जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, मैं सीधे चलूँगा जरा दिल्ली से संवाददाता दीपक राणा के पास। दिल्ली मैं देख रहा हूँ कि ए ब्लॉक पे पूसा दिल्ली करके, वेस्ट दिल्ली की अगर हम बात करें, यहाँ DPC यहाँ 498 है। शादीपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ 495 है। AQI की बात कर रहा हूँ। पंजाबी बाग 500, नॉर्थ कैंपस DU 500, मुंडका दिल्ली 500, मंदिर मार्ग दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली का जो हिस्सा यहाँ पर 499, शालीमार बाग 500, आई एयरपोर्ट अभी फिलहाल वहाँ का नहीं है, अशोक विहार 500, द्वारका 500, रोहिणी ब्लॉक G3 यहाँ 500, मतलब कई जगह तो 500 का AQI का जो आंकड़ा है वो तक छू रहा है। तो दिल्ली में तो स्थिति बहुत ही भयावह है। कैसे लोग सर्वाइव कर रहे हैं, और आप कैसे, आपके पीछे तो मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग कैसे रह रहे हैं ऐसी स्थिति में? दीपक, ये विशाल, लगातार जो है AQI बढ़ना कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। और जैसे कोरोना की स्थिति थी, जैसे लोग मास्क लगा के बाहर निकला करते थे, कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ पर दिल्ली में देखने को मिलता है। लोग लगातार जो है छोटे से बड़े बुजुर्ग और जितने भी बच्चे हैं वो सारे मास्क लगाकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। और साथ ही साथ जो है मतलब लगातार जो सरकार है, जो उनके अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं इस पूरे AQI लेवल को, वायु प्रदूषण को रोकने में कहीं ना कहीं नाकामियां दिखा रहे हैं। और दिल्ली सरकार जो है कहीं ना कहीं राजनीति में जो है अपना ध्यान देकर, और जो आम जनता की परेशानी, वायु प्रदूषण की परेशानी को लेकर कहीं ना कहीं उसे अनदेखा कर रही है। शायद यही वजह है कि उसके खामियाजा जो है दिल्ली सरकार, जो आम जनता है यहाँ की, उसको भुगतना पड़ रहा है। हम आपको बता दें विशाल कि जिस तरीके से NGT के आदेश दिए गए थे, लगता है दीपक से हमारा जो तकनीकी व्यवधान की वजह से हमसे जुड़ नहीं पाया, फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक मैं राजू के पास चलूँगा। राजू, NGT की बड़ी बड़ी गाइडलाइनें आती हैं मेरठ के लिए भी। मेरठ चूँकि पश्चिम UP का मुख्य शहरों में से एक है, NGT की गाइडलाइन कितनी पालन होती है? कितनी बार प्रदूषण बोर्ड की बैठक होती है कि भाई कोई आए, चलिए बैठक ले ली कि नहीं, मेरठ को सुधारना है और आसपास के जिले को भी देखना है? राजू, बिल्कुल, देखिए विशाल, NGT बड़े दिशा निर्देश जारी करता है अधिकारियों के लिए कि अधिकारी उस पर अमल जो है वो करे, लेकिन अमल कौन करता है? कोई जो अधिकारी है वो अमल करने को तैयार नहीं है। यानी कि जो आदेश है, निर्देश है, वो केवल फाइलों तक जो धरातल पर काम करना चाहिए दिशा निर्देशों का, लेकिन वो कहीं भी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, इस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए NGT ने साफ तौर पर कहा है कि कहीं भी कोई भी निर्माण जो कार्य है वो ना होने दिया जाए। साथ ही इसके अलावा जो निर्माण सामग्री खुले में रखकर बेची जाती है, उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बाकायदा नगर निगम को निर्देश दिया है कि उसके जो अधिकारी है, अधीनस्थ अधिकारी, वो सड़कों पर उतरे और जो निर्माण सामग्री बेचने वाले जो लोग हैं उन्हें बाकायदा नोटिस जारी करें, उनके खिलाफ जुर्माने की जो कार्रवाई है उसको अमल में लाए। लेकिन फिलहाल धरातल की अगर बात करें तो धरातल पर कहीं भी नगर निगम के जो अधिकारी है वो अभी सड़कों पर नहीं निकले हैं।
कि उन्हें निर्माण सामग्री बेचने वालों पर नोटिस देना है, जुर्माना लगाना है, ये तमाम जो कार्रवाई है वो करनी चाहिए थी अभी तक, लेकिन अभी कहीं भी अधिकारी नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि अन्य जो अधिकारी है मेरठ के डीएम दीपक मीणा, वो बेशक अधिकारियों की एक जो मीटिंग है वो बेशक कर चुके हैं। दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं मीटिंग में कि जो नगर पालिका क्षेत्र है, नगर निगम क्षेत्र है, नगर पंचायत क्षेत्र है, उनके जो अधिकारी है वो सड़कों पर जाए और देखे कि हम किस तरीके से लगातार जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको कम कर सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर काम करने के लिए मेरठ डीएम ने अधिकारियों को कहा, लेकिन अभी अधिकारी अभी ऑफिसों में है, ऑफिसों से बाहर निकलने का विचार शायद कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं रहे हैं, कि उन्हें जो प्रदूषण है वो कम करना है, इस तरीके से कम करना है, तमाम बिंदुओं पर वो विचार कर रहे हैं। लेकिन धरातल पर अभी जो काम नजर आना चाहिए विशाल को नजर नहीं आ रहा है, इसकी वजह से ही जो आम जनता है। बिल्कुल राजू, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर से आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। चैनपाल प्रधान बीजेपी नेता, डॉक्टर एच एन उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता और जयव्रत है प्रणय, सबका रुख करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ जयव्रत हैं, पर्यावरणविद हैं। जयव्रत जी, हम लोग लगातार एनजीटी की बात करते हैं, हम लगातार पेड़ पौधों की बात करते हैं, एक वृक्ष अपने परिवारजनों के नाम लगाने की बात करते हैं, लेकिन जब ये प्रदूषण की बात आती है तो एक्यूआई तो बिल्कुल ऐसे इतनी तेज भाग रहा है, दिल्ली में कई जगह 500 हो गया है। तो पर्यावरण को हम शून्य माने भारत में या इन राज्यों में, इन जिलों में, कि यहाँ पर्यावरण के नाम पर कुछ नहीं हुआ है? जयव्रत। देखिए भाई साहब, आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है। मैं पहले बात तो आपको, जहां तक मैं आपकी बात को समझ पाया, जी, पर्यावरण पर जो भी हमारे देश में, एक्चुअली हमारे यहाँ सोसाइटी, हमारे देश का कल्चर बन गया है कि एसी कमरों में बैठ के करके पर्यावरण के बारे में चर्चा कर लें। आज जब हमारी ये ठंडियों की शुरुआत होती है, दीपावली के आसपास का मौसम होता है, तो हम पटाखों को, पराली को दोष देते हैं, लेकिन हम बाकी के साल के 9 या 10 महीने क्या करते हैं? हम गर्मी में इसकी चिंता क्यों नहीं करते? गर्मी में हमारा देश धूल का गुब्बारा बन जाता है, सर्दियां आते ही हम कोहरे का और ये धुंध का और ये एक्यूआई लेवल की बातें करते हैं। हम बाकी समय इस पर ध्यान क्यों नहीं देते? डीजल गाड़ियां, हमारे देश में एक मायना है कि डीजल गाड़ियों पे एक समय के बाद रोक लग जानी चाहिए, लेकिन उस पर भी आप 90% देखेंगे तो चीजें गलत चल रही हैं। मैं आपका एक ध्यान और देना चाहूंगा, जो भी हमारे दिल्ली के लिए, खास तौर से दिल्ली के आसपास की जो भी फैक्ट्रियां हैं, सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की हो या आम आदमी पार्टी की, उससे मतलब नहीं है। सारी कोई भी फैक्ट्रियां सिर्फ कागज के मानक पर फर्जी चल रही है। कहीं भी जाइए आपको पता होगा, अधिकारियों से, भाई साहब ने बोला, अधिकारियों के लेन देन के थ्रू किसी भी मानक पर कोई पूर्ण होते ही नहीं है। अधिकारियों को लेन देन के सबको सर्टिफिकेट दिया गया है काम करने का, और सरकारें तो आपस में लड़ने के लिए हैं। देखिए सरकार, हम पिछले 15 साल जो हमारे पर्यावरण की चीज स्थिति थी, हम आगामी 15 साल उससे कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पर्यावरण, जैसे आबादी बढ़ेगी तो चीजों में तो अंतर आएगा, लेकिन हम आज जो 40 साल बाद होना चाहिए, जो बुरी स्थिति होनी चाहिए, आज हमारे देश की वो स्थिति बनी हुई है। इसका दोषी कौन है? और दूसरी चीज, माननीय पंडित जी, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से, आपने बहुत बड़ा पॉइंट उठाया कि इसके सबसे बड़े दोषी तो हम लोग हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी अपनी निर्भरता पर, अपनी जागरूकता पर काम नहीं करता। सरकारें पेड़ लगाती हैं, उनको काटती हैं तो हम लोग बहुत रोकते हैं। विकास भी चाहिए, पेड़ भी चाहिए, लेकिन क्या होता है, हम आप अपने से क्या कर सकते हैं? हम एक भी पेड़ नहीं लगाते, हम कोई भी ख्याल नहीं रखते, हम कूड़ा फेंकते हैं, हम अपने घरों में धुआं पे। पराली जहाँ किसान आंदोलन हुआ, उस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता। किसान आंदोलन एमएसपी पे हुआ, लेकिन क्या आवश्यकता थी कि पराली जलाने को लेकर भी किसान आंदोलन हुआ कि हमको जलाने दिया जाए या उनकी सजा माफ किया जाए या उन पर जुर्माना न लगाया जाए? इस पर सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष की पार्टियां दोनों को बोलना चाहिए जी, कि कम से कम पराली के विषय में तो देश का मुद्दा एक होना चाहिए, उस पर हम अलग अलग क्यों हैं? बिल्कुल। मैं चैनपाल प्रधान का रुख करूंगा। चैनपाल जी, आपकी सरकारें, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकारें काम नहीं कर रही हैं, आपकी सरकार या मैं कह डॉक्टर एच एन उपाध्याय की भी जहाँ पर सरकार है, या इंडिया गठबंधन या एनडीए ब्लॉक, कहीं किसी की सरकार हो, लेकिन जो प्लान बन रहा है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, वो पहुंच ही नहीं पा रहा है लोगों तक, उसको सही मायने में फॉलो कराया ही नहीं जा रहा है। पराली ना जलाना एक कानून है, लेकिन पराली क्यों ना जलाएं, पराली ना जलाने से फायदे, ये तमाम चीजें हैं जो कोई बता ही नहीं रहा है किसी को। श्रीवास्तव जी, जी चैनपाल जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? आवाज आ रही है जी? जी आ रही है।
तो सबसे बड़ा जो कारण है तो ये है कि हम लोग जो पेड़ वृक्ष नहीं लगाते ना, सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण ये भी है। जी और आज अब हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा हम लोग देख रहे हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, ये भी एक प्रदूषण का कारण है। जी और सबसे बड़ा जो देख रहे हैं कि जो रोडें जो बनती हैं, रोड बन जाती है लेकिन उसकी साइड में बराबर में जो कच्चा छोड़ दिया जाता है ना जी, एक वो भी प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण होता है। आज ग्रेटर नोएडा, नोएडा में हम खूब देख रहे हैं जो कंक्रीट के मैदान, बिल्डिंग खड़ी हो गई है, ये सब प्रदूषण का कारण है। कहीं ना कहीं हम लोग इसमें जागरूकता नहीं फैलाते और सरकार में जो बैठे लोग हैं वो मूकदर्शक बने रहते हैं और वो इसमें काम नहीं करते। अगर हम समय पर वृक्ष लगाएं, समय पर सारी व्यवस्थाओं को देखें, तो ये इतनी हानिकारक व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। आप खूब देख रहे हो आज ग्रेटर नोएडा, नोएडा में जो रोडें बन गई हैं वो रोडें छोड़ दी गई हैं, उनकी बराबर में कच्ची रोडें पड़ी हैं, तो वो गाड़ियां से धूलें उड़ती हैं। एक सबसे बड़ा जो प्रदूषण का कारण है वो ट्रैफिक है। जो आज ट्रैफिक इतना दबाव है कि रोडों पे जगह नहीं है, ये सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण का। एचएन उपाध्याय के पास चलेंगे। एचएन उपाध्याय, आप कैसे देखते हैं सारी चीज़ों को? अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब, अनम्यूट कर लीजिए, तब तो हम आपको सुन पाएंगे। देखिए विशाल जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। देखिए विशाल जी, भारत में जो पिछले जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं 1970 के दशक से ही इस पर्यावरण के आने वाली गंभीर समस्याओं से जो है अपने को संवेदनशील बनाते हुए 1974 में जल संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया और प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1982 में आदरणीय इंदिरा जी के नेतृत्व में वायु प्रदूषण को निवारण के लिए और वायु को अच्छा से संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अधिनियम लाया गया। 1986 में आदरणीय राजीव गांधी जी ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया। ये सब लाने का उद्देश्य कांग्रेस की सरकारों का यही था कि आने वाली जो हमारे लिए चुनौतियां हैं, जिस तरह से बढ़ती हुई जनसंख्या एक चुनौती साबित हो रही थी, उस पर जो कांग्रेस की सरकारों ने नीतियां बनाई, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिली। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में भी जो नीतियां लाई थी, अगर उस समय की तरह आज काम किया गया होता तो ये आज जो दिल्ली और अन्य आसपास के क्षेत्रों में हमारे यहाँ वायु प्रदूषण खास तौर से मनुष्य की जिंदगी के लिए, उनकी सांसों के लिए समस्या बनी हुई है, ऐसा नहीं होता है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। 2015 से 2020 तक विश्व में ब्राजील के बाद भारत दूसरा देश है जहां पर वन क्षेत्र की हानि हुई है। आप देखिए, तमाम अखबारों में निकलता होगा कि फला पत्रकार की पिटाई हो गई, फला पत्रकार की पिटाई होगी। मैं उत्तर प्रदेश की खासतौर से बात करता हूँ। सत्ताधारी सरकार, जो सत्ताधारी पार्टी है, उनके विधायक हो, नेता हो, खनन में खास रुचि ले रहे हैं और रात को पेड़ की कटाई में लगे हुए हैं लोग अधिकारियों से मिलकर। सरकार का कोई इस पर नियंत्रण नहीं है, ना सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। सरकारें केवल सत्ता के लिए, चुनाव के लिए, सरकार बनाने के लिए रुचि लगाई रहती है। यह जबकि बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। और आदरणीय राहुल गांधी जी जो नागरिक सुविधाओं और उनके जीवन के प्रति संवेदनशील हमेशा रहे हो, और वो एक तरह से भविष्यवक्ता भी आप कह सकते हैं इस मामले में। लोकसभा चुनाव के पहले ही जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, उसमें एक प्रमुख था पर्यावरण को संरक्षण के लिए जो भी हम कार्य योजना बनाएंगे, और तमाम उसमें कार्य योजना के लिए उन्होंने जो लिखी थी, नीतियां बनाई थी कि हमारी सरकार आएगी तो पर्यावरण संरक्षण के लिए, खासतौर से वायु प्रदूषण के लिए हम जो है नीति बनाएंगे, उसको लागू करेंगे, जिसका व्यावहारिक लाभ जो है हमारी देश की जनता पर पड़े। लेकिन ये सरकार जो है, चाहे केंद्र की हो चाहे विभिन्न राज्यों की सरकार, पर्यावरण के प्रति इनका कोई रुचि नहीं है, कोई संवेदनशील नहीं है। हम लोग तो अध्यापक हैं। देखिए, आदरणीय राजीव गांधी ने
86 की नई शिक्षा नीति में पर्यावरण को एक विषय के रूप में शामिल करने का प्रयास किया और कई राज्यों में उसको एक न विषय में शामिल कर पाए, तो एक पाठ्यक्रम जो है हर एक किसी न किसी विषय में लाकर बच्चों को, जो हमारे भविष्य बाद में बनते हैं आज है, उनको संवेदनशील और जागरूक करने का प्रयास किया। तो सरकार अगर चाहती तो ये सब समस्याएं उतनी नहीं होती। कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री थी आदरणीय शीला दीक्षित जी किस तरह से इन सब नागरिक समस्याओं के प्रति वो संवेदनशील हुआ करती थी, ये समस्याएं कहाँ हुआ करती थी। जो पराली आदि की समस्या है तो विदेशों में भी होती है, उसको प्रभावशाली ढंग से उससे हम किस तरह से निपट सकते हैं, ये केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकारों को मिलजुल कर दोनों लोगों को इस समस्या से निजात पाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन राज्य सरकारों से मिलकर एक गाइडलाइन तय करे जिससे जो इन प्रदूषण की समस्या से हम निजात कर सके। लेकिन केंद्र सरकार जब करे तब न, केंद्र की हमारी सरकार देख रहे हैं मणिपुर 2 साल से जल रहा है, उनको कोई होश नहीं हो रही है। ये पर्यावरण के संरक्षण पर और प्रदूषण की समस्या से इनसे क्या लेना देना है। लोग नागरिक मरे, इनका वोट की रोटी सेकते रहे। और अभी दीपावली में ही किस तरह से पटाखे पर कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया और इसमें तथाकथित बीजेपी और सत्ताधारी पार्टी के लोग, जो आरएसएस बीजेपी है, हमारे हिंदू धर्म पर खतरा है, हमारे हिंदू धर्म में खतरा है, पटाखा और पटाखा हम जरूर जलाएंगे, इस तरह से अभियान चला रहे थे ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर। तो कैसे संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण हो पाएगा। इनके विधायक हो, नेता हो, मंत्री हो, खनन में लगे हुए हैं, मिट्टी के खनन हो, चाहे पेड़ पौधों की कटाई का हो, चाहे बालू का खनन हो, इनसे सबसे भी पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है। चलिए, मैं पर्यावरणविद के पास अचन उपाध्याय आऊंगा आपके पास अचन उपाध्याय। जयव्रत, अगर हम बात करें तो उसको रोका कैसे जा सकता है? कुछ ऐसे बिंदु हो जो लोगों को आसानी से ये इस स्टेप को फॉलो करें, अपने आप को भी सुरक्षित करें, प्रदूषण को भी शुद्ध रखें। जयव्रत जी भाई साहब, प्रश्न एक बार फिर से बोलते हैं, आवाज नहीं साफ है। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीजें होंगी ना जिससे इन पर हम काबू पा सकते हैं, अगर वो चीजें करें हम। देखिए, हम जयव्रत, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ जी भाई साहब, देखिए, इसमें महत्वपूर्ण ये है कि हम इसको बढ़ने से पहले प्रथम दृष्टा ये होना चाहिए कि हमको इस पर रोक लगाने, इसको बढ़ने से रोकना चाहिए। दोबारा जैसे मुझे तो नहीं लगता कि जिस तरीके से चाइना और 1-2 देशों में और कभी दिल्ली में भी शायद कृत्रिम बारिश का सहारा लिया गया, ये मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि ये अल्प समय के लिए हमको राहत दे सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए हम इस विषय पे इसकी मदद से पर्यावरण में और खास तौर से दिल्ली के आसपास के जो गुब्बारे का क्षेत्र बना हो उसको साफ करना ये आसान बात नहीं है। हमको खुद में अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ेगा, अपनी फैक्ट्रियों से। और फिर से मेरा ये कहना है कि अधिकारियों को और सरकार को और आम जनता को, तीनों को एक साथ गंभीर होकर इस विषय में सोचना पड़े। आप कृत्रिम बारिश का सहारा लेकर इसके सिवा दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है। अब इस सरकारों की बात करते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने ये किया, उन्होंने ये किया, ये सब जनता जानती है कि कोई भी सरकार आती है सब वोट बैंक। जब आपका चुनाव आता है तो आप फ्री चिल्लाते हैं, कोई भी पर्यावरण का मुद्दा नहीं होता है भाई साहब। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सरकारें कुछ कर सकती है या कोई नेता करेगा इसमें। आप तो कुछ पर्यावरण जी भाई। जयवीर जी, राहुल जी ने अपने घोषणा पत्र में पर्यावरण न्याय का एक जो 5 उनके न्याय थे उसमें गारंटी एक थी पर्यावरण के लिए। हमारी पार्टी के लिए ना कहिए, हमारी पार्टी। देखिए, पहली चीज तो डॉक्टर एचएन उपाध्याय जी, ये गारंटी दे देना और अमल में लाना दो बहुत बड़ी चीजें हैं, अलग अलग चीजें, उनको एक से मत जोड़िए। करना चाहता, लेकिन कई प्रदेशों में आपकी सरकार है, आप वहां भी करके दिखा दिए होते। दिल्ली में तो आप बहुत सालों से हैं और आज भी जो सरकार है वो आपके ही सहयोग से है, पूरे देश में चुनाव लड़ी है। इस विषय पे मुझे चर्चा नहीं करनी राजनीति पे। पर्यावरण कोई पार्टी की नहीं है, पर्यावरण देश के हर नागरिक का, हर जानवर का, हर पेड़ का विषय है। इसके लिए सबको गंभीर होना पड़ेगा। मैं जरा रुक करूंगा अशोक द्विवेदी का। अशोक, अगर बात करें ना, हम तो लगातार नोएडा की बात की जाती है। नोएडा का जो वो क्षेत्र है जहाँ पर दिल्ली और यूपी और दिल्ली को जोड़ने वाली वो जगह है, और वहाँ पर लगातार खूब लोग
ट्रैवल भी करते हैं दिल्ली गुड़गांव के लिए, तो वहाँ पर लोगों के लिए तो बड़ी मुश्किलें हो रही होंगी। विशाल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यहाँ का ट्रैफिक है। और खास करके ट्रैफिक के साथ साथ यहाँ पे आप भी जैसे बात कर रहे थे प्रवक्ता महोदय कि बता रहे थे खनन, नोएडा में भी खनन काफी जोरों पे है। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन पीरियड की बिल्डिंगें हैं, जो कंस्ट्रक्शन लाइन अभी चल रही हैं, उन पे सरकार की तरफ से कागजों में तो रोक लगाया गया है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं। सबसे बड़ा जो प्रदूषण का कारण है वो यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्डिंग उनसे भी पोल्यूशन उड़ता है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रैफिक का। जी, अनम्यूट नोएडा से जितने भी रास्ते हैं दिल्ली जाने के लिए, उस पे भारी भरकम वाहन पे भी कोई रोक नोएडा में नहीं लगाया गया। दिल्ली सरकार ने रोक लगाया कि रोक लगाया गया, लेकिन नोएडा में ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा। यहाँ पे BS3, BS4 सारी गाड़ियां भी चल रही हैं, भारी भरकम वाहन भी चल रहे हैं, जो डीजल वाहन है वो भी चल रहे हैं पूरी तरह से। तो नोएडा में जो प्रदूषण बढ़ने का मेन कारण है वो जहां तक है यहाँ की ट्रैफिक है। जो ट्रैफिक व्यवस्था पे यहाँ का जो नोएडा का प्रशासन है उनको ट्रैफिक व्यवस्था पे काम करना चाहिए, धरातल पे उतरना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो अधिकारी हैं, अधिकारी लेवल के वर्ग हैं, वो अपना AC में बैठे होते हैं, उनके लिए प्रदूषण को लेकर के कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। जो आम जनता है उनके लिए वो नियम कानून तो बनाते हैं, लेकिन उन नियम कानून को सख्ती से अगर फॉलो किया जाए तो यहाँ पे प्रदूषण पे काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल, मैं देवानंद वर्मा के पास चलूंगा। देवानंद, अगर बात हम करें ना तो गाजियाबाद में तो अगर क्या इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर मैंने भी देखा एक बहुत दिन पहले की एक खबर है जहाँ पर कई हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया था और बहुत वो घटना NGT ने रोक लगाया, तमाम चीज़ें। जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर NGT के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। जो निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ पर भी वही हालत है। अगर हम एक घर भी बनवा रहे हैं तो वहाँ पर भी NGT की एक गाइडलाइन होती है कि ये इसके तहत ये करना है, लेकिन वैसी कोई चीज़ें नहीं होती। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि प्रदूषण जो है वो गाज़ियाबाद, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव और तमाम अन्य जगह बढ़ता जा रहा है। आपने सही कहा। इसमें सबसे ज्यादा जो है हम लापरवाही जो है सरकार की मानेंगे, यहाँ की गाजियाबाद प्रशासन की भी मानेंगे, जिसमें जो है वो रोक नहीं लगा पा रहे हैं, पेड़ पौधे काटने पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। और यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि AQI लेवल जो है यहाँ पे 400 पार पहुंच चुका है। उसके बावजूद भी जो है यहाँ लोग जगह जगह जो है आग लगा रहे हैं। और देखा जाए तो हम गाड़ी की अगर बात करें, मतलब उनका जो उनका टाइम पीरियड होता है, जो उनकी वैलिडेशन होती है, वो निकलने के बाद भी जो है वो डीजल वाली गाड़ियां, वो पेट्रोल वाली गाड़ियां जो है वो चलती रहती हैं। प्रशासन का किसी भी तरीके से जो है इन पर कोई पाबंदी नहीं है। और यहाँ तक कि नगर निगम के अंदर भी जो है बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी टाइम लिमिट जो है पूरी होने के बाद भी जो है वो यहाँ पर धरातल पर जो है चल रही हैं और प्रदूषण जोरों शोरों से फैला रही है। बिल्कुल, जयव्रत आप कुछ कह रहे थे, आपकी आवाज़ बीच में ही चली गई थी, तो अपनी बात को पूरा कर ले जयव्रत। जयव्रत, आप हमें सुन पा रहे हैं? जयव्रत, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए डॉक्टर HN उपाध्याय के पास चलूंगा। उपाध्याय जी, अभी आप बात कर रहे थे कि हमारी सरकार ने ये किया, लेकिन दिक्कत तो वही है, अगर आप सही कर गए थे तो चीजें खराब कैसे हो गई? विशाल जी देखिए, चीजें सही करना कठिन काम होता है जी, और उसको बिगाड़ना बहुत आसान होता है जी। तो जो वर्तमान सरकार, हम केंद्र की तो मुख्य जिम्मेदारी बनती है, राज्यों की भी जिम्मेदारी है। भाई 22 से अधिक राज्य इन्हीं के हैं, संचालित हो रहे हैं। ठीक है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। उनके स्तर पर भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं लापरवाही है और चल रही है, उसको भी ध्यान देने की जरूरत है निश्चित रूप से। लेकिन मेन रूप से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है
और कि केंद्र जो है किस तरह से इस जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में समस्याएं बढ़ रही है प्रदूषण को लेकर, और अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो देश के अन्य राज्यों और अन्य क्षेत्रों में भी ये जल्दी फैलेगी। इसीलिए अच्छा यही है कि जो नियम बनाए गए हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, जो प्रदूषण बोर्ड के जो होते हैं नियम, जिसके अंतर्गत मकानों को बनाना, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन का काम, फिर गिराना, देखो बनाना गिराने दोनों से प्रदूषण बढ़ता है। जी जल को बिल्कुल। हम किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ऐसी नहीं, हमको जैव विविधता भी बनाए रखना है, विभिन्न प्रकार के जीवों का भी संरक्षण हमको करना चाहिए। कांग्रेस की सरकारों में कितने जल संरक्षण के लिए और उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य बनाए गए, इन्होंने कितना निर्माण किया आप बताइए। जबकि जिस तरह से मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है, जीव जंतुओं की भी जनसंख्या बढ़ रही है, उसमें से कुछ जो है जो पर्यावरण से अपने को नहीं संघर्ष में सफल बना रहे हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं। लेकिन हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए हर जीव जंतुओं का महत्व है। जैव विविधता के लिए इन्होंने क्या काम किया, कितने उद्यान बनाए, पेड़ पौधों को संरक्षण के लिए कितने अभयारण्य बनाए, इसी से आप देख लीजिए। ये सरकारें जो वर्तमान की है, केंद्र सरकारें और राज्य सरकारों को भी हम कहेंगे, ये लोग कितना जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए ये कितना संवेदनशील है। और मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार तुरंत इस पर जो है संवेदनशील बने, कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा है उनके आदेशों का पालन करते हुए इस संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दे, खासतौर से वायु प्रदूषण को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। और दिल्ली निश्चित रूप से सबसे प्रदूषित जो है शहर है, वहां पर सांस लेना दुभर हो जा रहा है। और 500 इंडेक्स जो है, एयर इंडेक्स क्वालिटी आप जो बता रहे हैं AQI, वो बढ़ता है, लगभग औसतन 485 है। निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ है। ठीक है, ये कृत्रिम है, ये मनुष्यों द्वारा ही किया जा रहा है, हम आपके द्वारा भी किया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं हम आप पर नियंत्रण सरकार जब तक नहीं करती है तब तक व्यक्ति जो है सही रास्ते पर इसके लिए नहीं आ पाता है। ठीक है, जागरूकता होनी चाहिए, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा समाज में बहुत से लोग जागरूक करते हैं भी लोग, बहुत से लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, उसके लिए अभियान भी चलाते हैं। मैं आपको उदाहरण दूं, राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर हम लोगों ने लाखों पेड़ लगाया और जिले से लेकर ब्लॉक तक पेड़ पौधे पार्टी के रूप में अपने फंड से, पार्टी ने अपने पैसे से लाखों पेड़ लगवाया गया। हर ब्लॉक तक के जो पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप 100-100, 500-500 कितना अधिक पेड़ लगाइए। तो समझ लीजिए हम लोग पर्यावरण के प्रति शुरू से ही संवेदनशील रहे हैं और निश्चित रूप से तभी पर्यावरण संरक्षण जो है उस समय तक रहा जब हमारी सरकार चली गई। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और बढ़ती जा रही है क्योंकि सरकार इसके प्रति संवेदनशील नहीं है। सरकार को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए और जागरूक होना पड़ेगा। और निश्चित रूप से कोर्ट ने इन सरकारों पर तमाचा मारने का काम किया है। हम भी जागरूक हो जाइए, नई जनता इनको सबक सिखाएगी इन लोगों को। बिल्कुल, मैं गाजियाबाद से संवाददाता जो हमारे जुड़े हुए हैं उनके पास फिर चलूंगा, देवानंद जी के पास। अगर देवानंद हम बात करें कि भाई चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि पराली है और चीज़ें हैं, एक विभाग होता है ARTO जिसका काम होता है वाहनों को चेक करना, ये वाहन कैसे हैं, इनकी डेट वैल्यू क्या है, इनका इंश्योरेंस है कि नहीं, इनका पोल्यूशन है कि नहीं। इस पूरे सिनेरियो में ARTO चुपचाप गायब होता है कहीं। अगर हम ARTO की बात करें तो ARTO जो है रात के समय में निकलते हैं, जब उन्हें वहां पर लोगों से उगाही करनी होती है, वहां पर लोगों से जो है पैसे की उगाही करनी होती है ट्रक वगैरह से, तभी वो रात के समय में निकलते हैं। अगर हम प्रदूषण की बात करें, जैसा कि आज आप देख सकते हैं गाजियाबाद का माहौल कैसा हो चुका है, आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं क्या माहौल है, दूर दूर तक जो है बिल्डिंगें दिखाई नहीं दे रही हैं। आप ये देख सकते हैं, एक बार मैं दिखा रहा हूं आपको, सड़क भी देखिए आप दिखाई नहीं दे रही है दूर दूर। और अगर हम बात करें प्रदूषण को नियंत्रण करने के विचार, तो मेरा मानना यह है कि सरकार को इसमें जो है कहीं ना कहीं
कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। राज्य सरकार को जो है इसमें पहल करनी पड़ेगी। और ये प्रदूषण जो है अभी से बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये दिन प्रतिदिन जो है पहले से ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें जो है राज्य सरकार को इस पे कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जितने भी यहाँ पे व्हीकल जो कि इनवैलिड हैं, जिनकी वैधता खत्म हो चुकी है, उन पर भी जो है सख्ताई से कार्रवाई करनी पड़ेगी और रोकना पड़ेगा। जी सर। बिल्कुल, मैं आखिरी सवाल लेता हूँ अशोक द्विवेदी से हमारे साथ जो मैंने में लगातार। अशोक, आपके पीछे का नज़ारा मैं देख रहा हूँ, वहाँ पर अब धुंध और बढ़ती जा रही है। जब आप ज्वाइन हुए थे लगभग 5 बजे के करीब, तब वहाँ पर स्थिति अलग थी, लेकिन अब स्थिति और भी भयावह हो गई है। मैं पीछे देख पा रहा हूँ कि लगातार धुंध बढ़ती जा रही है। अशोक। बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं यहाँ पे AQI लेवल 400 से ऊपर है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन साथ के साथ ये भी बताया था कि कोहरा भी चालू हो चुका है, ठंड आ चुकी है, जिसको लेकर के यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको ये निश्चित कर पाना मुश्किल हो रहा है कि ये कोहरा है या धुंध है। जबकि आंखों में जलन, अस्थमा के मरीज जो हैं उनको निकलने के लिए गाइडलाइन दी गई है। सांस के मरीज जो हैं उनको खासा दिक्कतें हो रही। तो मैं आपको बता दूं विशाल, दिवाली के बाद पटाखे जलाने के बाद में AQI लेवल बढ़ा था, लेकिन फिर धीरे धीरे डाउन हुआ था। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 2 दिन से फिर AQI लेवल जो 400 पार कर गया। तो कहीं ना कहीं ये जो मैं आपको बताया अभी आपको कि जैसे अभी ट्रैफिक व्यवस्था पे आप बात कर रहे थे, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के यहाँ का जो प्रशासन है वो संवेदनशील नहीं है। अभी नोएडा कमिश्नर ने ये जो है ट्रैफिक माह स्टार्ट हो गया है, तो ट्रैफिक माह को लेकर के एक गाइडलाइन बनाई थी कि यू टर्न पे जाने वाले वाहन, जो रॉन्ग साइड जाते हैं वाहन, उनका एक्सीडेंट ना हो, उसको लेकर के उन्होंने कार्रवाई के लिए जो है नियम बनाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जो ये डीजल वाहन है या जो वाहन की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, उनसे सख्ताई से पेश नहीं आया जा रहा है। नोएडा RTO की बात करें तो नोएडा RTO यहाँ पे निकलते हैं, नोएडा के RTO की 4 टीम 5 टीम रोज निकलती है, लेकिन वो जाते हैं तो उनका जो मेन टारगेट होता है ई-रिक्शा, टेम्पू, टैक्सी गाड़ियां, जिससे राजस्व की तो कोशिश करते हैं कि राजस्व कैसे निकाला जाए, यहाँ के प्रशासन की राजस्व कैसे बनाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सख्ताई नहीं दिख रही है ट्रैफिक विभाग की। सबसे बड़ा कारण जो है नोएडा में प्रदूषण का, वो सबसे बड़ा कारण ट्रैफिक है। दूसरा, जो कंस्ट्रक्शन पीरियड में बिल्डिंगें हैं जो बन रही है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण जो कंस्ट्रक्शन हो रही बिल्डिंगें हैं। दूसरा, नोएडा इंडस्ट्री बहुल क्षेत्र है, इंडस्ट्री का भी पोल्यूशन होता है। तो कहीं ना कहीं धरातल पे यहाँ सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन नोएडा में ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है जो धरातल पर है। बस कागजों की खाना पूर्ति करके अधिकारी जो है वो यहाँ पे ऊपर लीपापोती, आप तो मान सकते हैं देसी भाषा में, लीपापोती करके और मामले को दबाना चाहते हैं। वहीं कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रदूषण जो है एक गंभीर विषय है यहाँ पे। और आज का जो जैसा मौसम है, आज सुबह से धूप नहीं हुई है। आप ये समझ लें कि इतना ज्यादा प्रदूषण है कि सुबह से धूप नहीं हुई है। जैसे आप देख रहे हैं, अब जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे कोहरे की वजह से विजुअलिटी भी कम हो जा रही है। दूसरा, पोल्यूशन की वजह से धूप नहीं हो रही तो विजुअलिटी कम है, जिसको लेकर के एक्सीडेंट के भी केसेस नोएडा में इस टाइम में ज्यादा आ रहे हैं, खासकर। बिल्कुल, अब इसको लेकर प्रशासन को कुछ और एक रणनीति बनानी होगी जिससे वो पार पा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। आज हम बात कर रहे थे शहर शहर सांस जहर, क्योंकि लगातार बढ़ते पोल्यूशन ने हर उस शहर की चिंता बढ़ा दी है जहां पर ये प्रदूषण लगातार 400 के ऊपर है। कहीं कहीं जगह दिल्ली की अगर हम बात करें, राजधानी दिल्ली की, तो वहां पर लगभग 6 जगह जो पोल्यूशन है वो 500, AQI जो है वो 500 पहुंच गया है। खैर, अब देखना होगा इस बढ़ते पोल्यूशन के बीच कोई एक आस बन के कौन आता है जो इस पोल्यूशन को कम करने में मदद करेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।